नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती की नई जिलाधीश पवनीत कौर ने आज सुबह यहां के जिलाधीश कार्यालय में पहुंचकर अपना पदभार संभाल लिया और पदभार संभालते ही उन्होंने कोरोना की वर्तमान स्थिति और संभावित तीसरी लहर से निपटने हेतु प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा करने जिलाधीश कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद पत्रकारों के साथ वार्तालाप करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि ट्राइबल विभाग में काम करने का उन्हें काफी लंबा अनुभव है और इसका लाभ उन्हें अमरावती जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट पर लगा कुपोषण का दाग मिटाने में सहायक साबित होगा। मेलघाट को कुपोषण मुक्त करना उनकी पहली प्राथमिकताओं में शामिल होगा। जिलाधीश पवनीत कौर ने कहा कि मेलघाट में कुपोषण को खत्म करने के साथ ही रोजगार निर्मित की समस्या को लेकर वो संबंधित क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारों से चर्चा करेगी। साथ ही मेलघाट क्षेत्र में माता मृत्यु व बाल मृत्यु को रोकने की दिशा में भी इससे पहले अधिकारियों द्वारा काफी अच्छा काम किया गया है, जिसे आगे बढ़ाते हुए और अधिक बेहतर काम करने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। नमस्कार सर्वांना, माझा परिचय देते थोडक्यात। माझं नाव पवनीत कौर आहे। मी मूळ पंजाबवरून आहे आणि मी फर्स्ट पोस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफिसर जव्हार आणि SDM जव्हार केली होती पालघरमध्ये। त्याच्यानंतर CO जिल्हा परिषद औरंगाबाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी औरंगाबाद, त्याच्यानंतर कमिशनर TRTI आणि कमिशनर WCD दोन्ही चार्ज होते माझ्याकडे आणि आता कलेक्टर अमरावती म्हणून आज सकाळी जॉईन केलेला आहे। ॲक्च्युली आता आढावा आल्याबरोबरच मी कोविड प्रिपेअर्डनेसचा आढावा घेतला। कोविडची जी तयारी आहे तर आता कम्फर्टेबल सिच्युएशन सध्या आहे, परंतु आपल्याला थर्ड वेव्ह आली तर तयारी करावी लागेल। तर सकाळपासून कोविडचा आढावा झालेला आहे। आता इलेक्शनची VC आहे, त्याच्यानंतर एजेंडा आणि विजन जे तुम्ही म्हणतात ते मी पूर्ण अमरावतीचा आढावा घेऊनच ते ठरवणार आहे, परंतु असं सांगू शकते की पारदर्शकता आणि गतिमान प्रशासनवर फोकस करणार। नवनियुक्त जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा गुरुवार को अमरावती पहुंचकर अपना नया पदभार संभाले जाते समय निवर्तमान जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा नवनियुक्त जिलाधीश पवनीत कौर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करने के साथ ही उन्हें नियमानुसार अपना पदभार सौंपा गया। इस समय राज्य के पूर्व मंत्री व शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम सहित कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिकारियों ने नवनियुक्त जिलाधीश पवनीत कौर का स्वागत किया। एक लंबी प्रतीक्षा के पश्चात अंततः कल शुक्रवार 16 जुलाई को राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से घोषित किया जाने वाला यह परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर दोपहर 1 बजे के बाद देखा जा सकेगा। वहीं कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आगामी 31 जुलाई को घोषित करने का निर्णय राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा लिया गया है। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के चलते विगत शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10वीं व 12वीं की शालांत प्रमाण पत्र परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। पश्चात राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति का अवलंब करते हुए परीक्षा में प्रवेशित विद्यार्थियों को अंकदान करने और सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करने की घोषणा की गई थी। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा द्वारा गुरुवार की दोपहर निगमायुक्त प्रशांत रोड़े के कक्ष में एक बैठक की गई, जिसमें उन्होंने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले सुखली गांव में मनपा द्वारा बनाए गए कंपोस्ट डिपो और यहां पर विगत कई वर्षों से लाकर डाले जा रहे कचरे पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि समूचे अमरावती महानगर क्षेत्र में केवल इसी एक स्थान पर कचरा डिपो क्यों बनाया गया है और डेवलपमेंट प्लान व विकास कार्यों हेतु किए जाने वाले भूमि आरक्षण के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में कुछ प्रमुख स्थानों पर जनसंख्या के लिहाज से कंपोस्ट डिपो बनाए जाने का प्रावधान होता है, लेकिन सुखली के अलावा अमरावती मनपा क्षेत्र में कहीं पर भी अन्य जगह पर कचरा संकलन केंद्र व कंपोस्ट डिपो की व्यवस्था नहीं की गई। अमरावती पूर्ण शहरामध्ये कचरा डिपो हे बडनेरा मतदारसंघामध्ये। आता बडनेरा मतदारसंघामध्ये जर नाडगावला कचरा डिपो नाही आहे, कठोरा रोडवर एकही कचरा डिपो नाही आहे, त्या ठिकाणी पूर्ण नवीन शहर वस्ती होऊन आली। पूर्ण कठोरा गावापर्यंत कठोरा एरियाचं नवसारी एरियाचं डेव्हलपमेंट होत आहे। त्या एरियाचा कचरा डिपो अमरावतीमध्ये आहे, बडनेरा मतदारसंघामध्ये। राहडगावचा कचरा डिपो बडनेरा मतदारसंघामध्ये, नवसारीचा कचरा डिपो बडनेरा मतदारसंघामध्ये। जर कठोरा एरियामधला कचरा जर बडनेरा मतदारसंघामध्ये आणला डिपोमध्ये, तर जेव्हा त्या कचरा उचलण्यासंदर्भात महानगरपालिका टेंडर काढते, त्याच्यासाठी कॉन्ट्रॅक्टरच्या घशामध्ये पैसे जाईल, तर त्याला या जायचा जो पेट्रोलचा खर्च लागते तो एक रस्ता द्यावा त्यांना।
विश्व हिंदू प्रणीत बजरंग दल की ओर से यहां पर बुलाई गई पत्रकार परिषद में अंजनगांव सुरजी स्थित देवनाथ पीठ के मुखिया आचार्य जितेंद्र महाराज द्वारा कहा गया, विगत वर्ष जुलाई माह के दौरान कोविड संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी, जिसके चलते वारकरी समाज ने खुद पंढरपुर यात्रा व पैदल वारी को रद्द करने का निर्णय लिया था और सरकार के साथ पूरा सहयोग किया। लेकिन इस वर्ष कोविड संक्रमण की रफ्तार पूरी तरह से घट गई है और आम जनजीवन भी पहले की तरह धीरे धीरे सामान्य होता दिखाई दे रहा है। खुद सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया को गतिमान करते हुए कई तरह की छूट दी गई है, लेकिन वारकरियों सहित समूचे महाराष्ट्र के लिए श्रद्धा का विषय रहने वाली पंढरपुर यात्रा व पैदल वारी पर तमाम तरह के प्रतिबंध कायम रखे गए हैं। यह सीधे सीधे लोगों के धार्मिक मामले में सरकार का हस्तक्षेप है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सैकड़ों वर्ष की यह परंपरा मुगलों व अंग्रेजों के शासन काल में भी कभी बाधित नहीं हुई, लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस मामले में मुगलों और अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है और कोविड संक्रमण की वजह को आगे करते हुए धार्मिक परंपरा पर आघात करने का प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे महाराष्ट्र के वारकरी समुदाय आज दुखी पीड़ित है कि विठलनाथ का दर्शन उन्हें लगातार दूसरे साल नहीं हो रहा। उसके बाद में वो पीड़ित इस कारण है कि जिस ध्वजा की पताका से छत्रपति शिवराय ने, शिवाजी महाराज ने पूरे महाराष्ट्र की अपनी ताकत से औरंगजेब को हराया था और हिंदू मत पातशाही की स्थापना में वारकरी संप्रदाय की पताका जो सर्वश्रेष्ठ उस समय तिरंगा नहीं था लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, उसके साथ साथ जो हमने सामर्थ्य पाया उसी भगवा पताका, उसी भगवी पताका को आप नकारते हुए और वारकरी संप्रदाय का पारंपरिक वेश उसका अवमान करते हुए आज आपने विठलनाथ जी के चलते हुए पंढरपुर के वारी की घोर उपेक्षा की है। इसका निषेध करने हेतु मैं आपके सामने आया हूँ। शहर के जमजम नगर परिसर स्थित जैतून मस्जिद के पास 200 केवी की नई विद्युत डीपी लगाए जाने को लेकर विधायक सुलभा खोड़के ने महावितरण के कार्यकारी अभियंता को निवेदन दिया। निवेदन सौंपते समय जमजम नगर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता इमरान भाई भी उपस्थित थे। राज्य के पूर्व राज्य मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि को 30 जुलाई तक आगे बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस फसल बीमा का लाभ मिल सके। प्रवीण पोटे पाटिल ने जिलाधीश के माध्यम से सीएम उद्धव ठाकरे को भेजे गए पत्र में कहा है कि फसल आधारित यह बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, लेकिन राज्य सहित अमरावती जिले में मानसून का आगमन काफी विलंब से हुआ है, जिसकी वजह से जून माह में बुआई संबंधी काम नहीं हो पाए और जुलाई माह में बड़े पैमाने पर बुआई की जा रही है, जिससे सभी किसान इस समय व्यस्त हैं और वे इस बीमा योजना में शामिल रहने से वंचित रह सकते हैं। अतः अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ देने हेतु इस योजना की अंतिम तिथि को 30 जुलाई तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश के मार्फत निवेदन पत्र सौंपने हेतु जिलाधीश कार्यालय पहुंचे पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने अमरावती की नवनियुक्त जिलाधीश पवनीत कौर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही उन्हें अमरावती में सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। जिले में आज 13 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वहीं 24 घंटे के दौरान एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,365 पर जा पहुंची है। साथ ही जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,559 पर स्थिर है। सबसे खास बात यह है कि अब अमरावती मनपा क्षेत्र में कोविड संक्रमण की रफ्तार लगभग दम तोड़ रही है और गुरुवार को अमरावती शहर में एक भी नया संक्रमित मरीज नहीं पाया गया। साथ ही गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 30 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,621 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 185 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 48 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 137 मरीजों का समावेश है, जिसमें से इस समय 73 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है और मनपा क्षेत्र में 23 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 89 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 3061 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.42% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.19% पर पहुंच गया है। वहीं समूचे संभाग में गुरुवार को 51 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 10, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 17 व वाशिम के 10 मरीजों का समावेश है। साथ ही संभाग में 59 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 18 व वाशिम के 8 नागरिक शामिल हैं। संभाग में अब तक कुल 3,56,292 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से 3,50,102 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान अमरावती शहर सहित जिले में बड़ी संख्या में पाए जा रहे कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु प्रशासन द्वारा सरकारी व निजी कोविड अस्पताल खोलने के साथ ही कोविड हेल्थ केयर सेंटर व कोविड केयर सेंटर भी खोले गए थे, जिसमें से 46 कोविड अस्पताल व कोविड हेल्थ केयर सेंटर अब भी शुरू रखे गए हैं। जबकि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर अब लगभग दम तोड़ चुकी है, लेकिन संक्रमण की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाओं को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। संक्रमण की दूसरी लहर के खत्म होते असर को इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस समय 46 सरकारी व निजी कोविड अस्पताल
अस्पतालों में से 35 कोविड अस्पताल पूरी तरह से खाली पड़े हैं और शेष 11 अस्पतालों में केवल 71 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 450 बेड की क्षमता रहने वाले सुपर कोविड अस्पताल में ही 41 मरीज भर्ती हैं। वहीं शेष 30 मरीज अन्य 10 कोविड अस्पतालों में भर्ती रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। ऐसे में इन 46 कोविड अस्पतालों में उपलब्ध कराए गए 2358 में से इस समय 2287 बेड पूरी तरह से खाली पड़े हैं। अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से गुरुवार 15 जुलाई को 87,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराएगी, जिसमें से अमरावती जिले को 21,000 वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। वहीं जिला निहाय वितरण के तहत अकोला जिले को 12,000, बुल्ढाना को 22,000, यवतमाल को 22,000 तथा वाशिम को 10,000 कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक वितरित कराया गया। बीते 16 जनवरी से शुरू किए गए कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान के तहत अमरावती संभाग को अब तक 30,05,920 कोविड प्रतिबंधात्मक टीके प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें 23,07,350 कोविशील्ड तथा 6,98,570 कोवैक्सीन के डोज का समावेश है। राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक हर्डीकर का गुरुवार 15 जुलाई को अमरावती आगमन हुआ। इस अवसर पर अमरावती क्रेडाई द्वारा उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। साथ ही द्वियम निबंधक कार्यालय के संदर्भ में रहने वाली समस्याओं के बारे में भी उन्हें निवेदन सौंपा गया। इसके अलावा द्वियम निबंधक कार्यालय की नई इमारत के साथ ही अमरावती शहर के बिल्डर्स को अपने कार्यालय से पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध करने के बारे में भी समय चर्चा की गई। कोविड संक्रमण की रफ्तार कम होने के चलते अमरावती जिले के ग्रामीण इलाकों में कुल 748 में से 182 शालाओं की घंटी गुरुवार 15 जुलाई से बजना शुरू हुई। इस संदर्भ में सरकार के मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार स्थानीय स्तर पर तमाम आवश्यक उपाय करने के निर्देश जिला परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। ऐसे में विगत 1.5 वर्ष से घर पर ही रहने वाले विद्यार्थियों में स्कूल खुल जाने की वजह से उत्साह की लहर देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर अमरावती मनपा क्षेत्र में स्थित 397 शालाओं में विगत 28 जून से ऑनलाइन पढ़ाई का काम शुरू किया गया था। साथ ही 15 जुलाई से तमाम प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत कक्षा 5वीं से 12वीं के लिए 63 शालाओं में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की गई हैं। कोरोना की रफ्तार सुस्त होने के चलते शालेय शिक्षा विभाग द्वारा शालाओं को शुरू करने की तो तैयारी की जा रही है, लेकिन उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग द्वारा अब तक महाविद्यालयों को शुरू करने के बारे में किसी भी तरह की कोई गतिविधि शुरू नहीं की गई है। ऐसे में यह सवाल पूछा जा रहा है कि अगर छोटे बच्चों के लिए कोविड संक्रमण काल के दौरान छूट दी जा सकती है और अब बच्चों के लिए कोविड संक्रमण का कोई खतरा नहीं है, तो महाविद्यालयीन युवाओं के लिए संक्रमण का खतरा कैसे हो सकता है और महाविद्यालयों को खोलने की छूट क्यों नहीं दी जा रही। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए विगत 1.5 वर्ष से सभी सरकारी व निजी शालाएं बंद हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का काम करने वाली स्कूल वैन व स्कूल बस जैसे वाहन भी पिछले 1.5 वर्ष से एक ही स्थान पर खड़े हैं और कोई कामकाज नहीं रहने के चलते अपना उदर निर्वाह करने हेतु स्कूल बस चालक व मालिकों द्वारा छोटे मोटे फुटकर व्यवसाय किए जा रहे हैं, जिसके तहत कोई सड़क किनारे खड़े रहकर सब्जी बेच रहा है तो कोई हाथ ठेला चलाते हुए अन्य किसी तरह का कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर रहा है। साथ ही हर कोई स्कूलों के पहले की तरह शुरू होने का इंतजार कर रहा है ताकि वे एक बार फिर स्कूल वैन चलाते हुए बच्चों को लाने ले जाने का काम करें और पहले की तरह उनका रोजगार चले। कोविड संक्रमण काल के दौरान शालाएं बंद रहने के चलते हर किसी के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा का आधार लिया जा रहा है, क्योंकि इस समय संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी शालाएं बंद हैं। लेकिन निजी शालाओं द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहने की एवज में अभिभावकों से उनके पालियों की पढ़ाई हेतु पूरी फीस ली जा रही है, बल्कि कई शालाओं द्वारा तो गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष फीस में वृद्धि भी की गई है और फीस भरना अनिवार्य करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि जिन अभिभावकों द्वारा शालेय शुल्क अदा नहीं किया जाएगा उनके पालियों की परीक्षा नहीं ली जाएगी और उनके परीक्षा परिणाम भी घोषित नहीं किए जाएंगे। ऐसे में अब सभी अभिभावकों में जबरदस्त रोष व संताप की लहर देखी जा रही है और बड़ी संख्या में अभिभावक अपनी शिकायतें दर्ज कराने हेतु शिक्षा विभाग में पहुंच रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में प्राथमिक व निरंतर इन 2 विभागों के शिक्षा अधिकारियों के अलावा माध्यमिक शिक्षा अधिकारी तथा उप शिक्षा अधिकारी व गट शिक्षा अधिकारी स्तर के पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में अभिभावकों की शिकायतों को सुनते हुए उन्हें हल कौन करेगा, यह अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इस समय जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में पानी के सैंपलों की जांच की जा रही है, जिसके तहत जून माह के दौरान की गई जांच में 83 गांवों व 43 शहरी क्षेत्रों में पानी के सैंपल दूषित पाए गए। इन सभी स्थानों से कुल 2403 सैंपल संकलित किए गए थे, जिसमें से 5.02% सैंपल दूषित पाए गए हैं। ऐसे में संबंधित परिसरों में दूषित पानी की वजह से संक्रामक बीमारियां फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा गुरुवार को राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया गया और सभी कर्मचारियों ने काले फीते लगाकर काम करते हुए अपना रोष जताया। इन कर्मचारियों द्वारा केंद्र सरकार की ओर से निजीकरण व ठेका पद्धति प्रक्रिया को अमल में लाए जाने का विरोध किया जा रहा है। आंगनवाड़ी सेविका, सहायक व पर्यवेक्षिका संगठन के माध्यम से गुरुवार को आंगनवाड़ी कर्मियों की प्रलंबित मांगें पूरी करने के संदर्भ में जिलाधिकारी पवनीत कौर के माध्यम से पालक मंत्री व मुख्यमंत्री को निवेदन सौंपा गया। जिले की दरियापुर तहसील अंतर्गत आने वाले सामदा काशीपुर गांव में एक बड़े जलाशय के बीचों बीच नीम के 2 बड़े पेड़ हैं। विगत शनिवार की रात दरियापुर तहसील में हुई मूसलाधार बारिश के कारण यह जलाशय लबालब भर गया
और विगत 12 जुलाई से इस जलाशय के बीच रहने वाले पेड़ पर करीब 8 से 10 बंदरों का झुंड फंस गया था और पेड़ के चारों ओर जलाशय में जल स्तर बढ़ जाने के कारण उन्हें बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया था। लबालब भरे जलाशय को देखने हेतु जब कुछ लोग पहुंचे तो उन्हें पेड़ पर फंसी बंदरों की यह टोली दिखाई दी। इसकी खबर मिलते ही जिला प्रशासन की रेस्क्यू टीम तुरंत सामदा काशीपुर गाँव पहुंची और पेड़ पर अटके बंदरों को सही सलामत जलाशय से बाहर निकाला गया। राजापेट रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए गए अंडर बाईपास का अनौपचारिक उद्घाटन विगत दिनों काफी धूम धड़ाके के साथ हो गया और इस मार्ग से लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई, जिसके तहत यहां से बड़े पैमाने पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ है। लेकिन यहां से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा की ओर प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस अंडरपास में लोगों के साथ छीना झपटी और चेन स्नैचिंग सहित लूटपाट की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से इस अंडरपास में CCTV कैमरे लगाए जाने बेहद जरूरी हो गए हैं। टाकली जहांगीर गांव के झोपड़पट्टी वासियों को रास्ता उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर रिपाई नेता व गांव के उप सरपंच राजकुमार सरवटकर ने तहसीलदार को निवेदन सौंपा और गांव वासियों को होने वाली असुविधा को दूर करने के बारे में मांग की। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए मोर्शी तहसील के दापुरी ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले इस्माइलपुर गाँव को हिवरखेड़ ग्राम पंचायत में शामिल किए जाने की मांग की गई। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा ग्रीष्मकालीन 2021 की परीक्षा के लिए 12 जुलाई तक ऑनलाइन प्रणाली के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन कई विद्यार्थी इस अवधि के दौरान परीक्षा आवेदन करने से चूक गए। ऐसे में विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान रखते हुए विद्यापीठ द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु 17 जुलाई की तारीख तय की गई है। वर्धा जिले के तलेगांव श्यामजी पंत क्षेत्र में नागपुर अमरावती राष्ट्रीय महामार्ग पर तलेगांव पुलिस ने बुधवार की मध्यरात्रि अवैध रूप से 48 गौवंश को भरकर ले जा रहे कंटेनर को पकड़ा। इस कंटेनर में 19 मवेशी मृत पाए गए जबकि 29 मवेशी गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। पुलिस ने कंटेनर चालक कानपुर निवासी रफीक उर्फ चूने खान तथा क्लीनर सानू उर्फ रियाज को हिरासत में लिया है। ई प्राइम सेल नामक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी द्वारा अमरावती जिले में 140 ID धारकों से 24,50,000 रुपए की धोखाधड़ी होने की शिकायत शहर साइबर पुलिस थाने द्वारा दर्ज की गई है। साथ ही इसमें और भी कई लोगों के जालसाजी का शिकार होने की संभावना है। ऐसे में अब इस मामले की जांच को आर्थिक अपराध शाखा के जिम्मे सौंपा गया है। अमरावती मोर्शी मार्ग पर येरला में हनुमान मंदिर के पास दिन दहाड़े अज्ञात दोपहिया सवारों ने एक पिकअप वाहन को रोककर 4 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना 14 जुलाई को दिन दहाड़े घटित हुई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस टीम ने पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। अमरावती शहर के कॉटन मार्केट परिसर की आकाश एजेंसी के संचालक व किराना व्यवसायी बंटी वसंतवानी दुकान से चिल्लर किराना माल लेकर पिकअप वाहन से वरुड़ गए थे, जहाँ पर विविध व्यापारियों को माल देकर उनके पास से रकम की वसूली करते हुए अपने चालक मोहम्मद जुनैद अब्दुल रशीद के साथ अमरावती वापस लौट रहे थे। इसी दौरान मोर्शी शहर पार करने के बाद येरला के पास स्थित हनुमान मंदिर के पास 8 अज्ञात दुपहिया वाहन सवारों ने उनके वाहन के सामने अपने दुपहिया वाहन लाकर अड़ा दिए और 4 लोगों ने मोहम्मद जुनैद को बाहर खींचकर मारपीट की और रकम लेकर भाग गए। मेलघाट में हरिसाल की वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चौहान की आत्महत्या के मामले में आरोपी IFS अधिकारी विनोद शिवकुमार को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ द्वारा सशर्त जमानत दी गई है। साथ ही शिवकुमार को हर दूसरे व चौथे शनिवार को धारणी पुलिस थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश भी दिया गया है और उसे अपना पासपोर्ट भी पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं। कोविड महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान अमरावती स्थित राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने अवैध शराब बिक्री के मामले में 3 माह तक मुहिम चलाकर 378 कार्रवाई की और 260 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 44,12,152 रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। एक सप्ताह पहले सिंदूरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र के पुसला गांव से चोरी गई एक दुपहिया के मामले की जांच करते हुए ग्रामीण पुलिस की अपराध शाखा ने दिल्ली के जहांगीरपुरी के मूल निवासी और फिलहाल मोर्शी तहसील के विष्णुरा गांव में रहने वाले 19 वर्षीय सोहेल खान मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया है। उसने चोरी की इस घटना की कबूली देने के साथ ही मध्य प्रदेश से भी 4 दुपहिया वाहन चुराने की बात कबूल की है। पुलिस ने ये चारों दुपहिया वाहन पांडुरना गाँव से बरामद किए हैं। नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सुखली गांव में एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह रचाया गया। विगत 12 जुलाई को किए गए इस बाल विवाह में इस लड़की का विवाह वर्धा जिले के कारंजा घाड़गे में रहने वाले सूरज सुनील परिसे नामक 22 वर्षीय युवक के साथ किया गया था। लड़की के पिता तिवसा तहसील के आनंदवाड़ी गाँव में रहते हैं और उन्हें जैसे ही अपनी नाबालिग बेटी के विवाह की जानकारी मिली तो उन्होंने नागपुरी गेट पुलिस थाने में आकर इसे लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके पश्चात पुलिस ने दूल्हे सूरज परिसे सहित के पिता सुनील परिसे, उसकी मां व एक अन्य महिला के खिलाफ बाल विवाह प्रतिबंधात्मक कानून की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। गाड़गीनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कृषि उपज मंडी समिति में पवन कुमार गांधी नामक व्यापारी द्वारा अपनी दुपहिया मोटरसाइकिल की डिक्की में 90,000 रुपए रखे गए थे और इस वाहन को पार्क किया गया था, जिसके बाद अज्ञात चोरों ने उनकी दुपहिया मोटरसाइकिल ही चुरा ली और वाहन के साथ साथ डिक्की में रखे 90,000 रुपए भी चोरी चले गए। शिकायत मिलने के बाद गाड़गीनगर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।